हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डारवास बॉक्स थियरी के बारे में। एक्चुअली रिसेंटली मैंने थ्रेड लिखा था, एक ब्लॉग लिखा था ट्विटर पे, और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि अगर आप इसको हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड करके समझा सकते हैं तो मैंने सोचा ये करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा उसे सिंपल रख के और टू द पॉइंट में इस थियरी को एक्सप्लेन करूं, और साथ ही आपको पता चले निकोलस डारवास के बारे में जिसने ये थियरी इन्वेंट की है। तो जो डारवास बॉक्स थियरी है वो निकोलस डारवास के नाम पे है। निकोलस डारवास एक प्रोफेशनल डांसर थे। वो पूरी दुनिया घूमते थे, प्रोग्राम्स करते थे अलग अलग जगह। उन्होंने अपनी डांसिंग कंपनी भी फॉर्म की थी 1950s में। इसी दौरान किसी एक प्रोग्राम के लिए किसी ने उनको पैसों की जगह अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर किए। तो उन्हें ये थोड़ा समझ नहीं आया उस टाइम, लेकिन उन्होंने बाद में उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन किसी रीज़न से वो प्रोग्राम कर नहीं पाए। तो अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने वो शेयर्स मार्केट से खरीदे। कुछ टाइम में उन्होंने देखा कि वो शेयर्स तो काफ़ी बढ़ गए, जिससे उन्हें ये इंटरेस्ट आया। उन्हें लगा कि ये क्या बिजनेस है, ये क्या चीज़ है, इसको देखना चाहिए। और इस तरह से वो धीरे धीरे सीखते गए और इस बिजनेस में आए, द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग। और उन्होंने एक बुक लिखी ड्यूरिंग 1960s, हाउ आई मेड $2 million इन स्टॉक मार्केट। ये बुक काफ़ी पॉपुलर हुई। इसमें उन्होंने अपनी पूरी थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन की है, पूरी जर्नी एक्सप्लेन की है कि कैसे ये थियरी उन्होंने इन्वेंट की, कैसे उन्होंने चीज़ें सीखी मार्केट में। उसमें काफ़ी कुछ है सीखने को। आई थिंक हर ट्रेडर ने एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई स्ट्रांगली रेकमेंड। उनके इन्वेस्टमेंट में वो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही यूज़ करते थे। वो बिलीव करते थे कि जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें उनके बुक में बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए कहीं कहीं इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस है। जो आप बॉक्स थियरी अलग अलग जगह पे देखते हो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मेरा इंटरप्रिटेशन है इस थियरी का। काफ़ी चीज़ें उनकी थियरी में जो है वो ऑब्जेक्टिव है, बट कुछ जगह वो अपना जजमेंट यूज़ करते थे। निकोलस डारवास अपनी मेथड में उन स्टॉक्स को ट्रैक करते थे जो नया हाई बनाए। ठीक है, अब ये नया हाई जो है ना, ये थोड़ा सा अनएक्सप्लेन्ड वर्ड है उस बुक में। मतलब आप अगर नॉर्मली अभी डावास थियरी के बारे में सर्च करोगे तो आपको हर जगह 52 वीक हाई देखने पढ़ने मिलेगा। बट मुझे नहीं लगता कि कहीं उन्होंने 52 वीक हाई ये वर्ड यूज़ किया है। तो वो थोड़ा सा रैंडम था, कहीं उन्होंने 2-3 ईयर हाई भी यूज़ किया है। बट लार्जली वो ऑल टाइम हाई शायद ट्रैक करते थे, कोई स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई ब्रेच करे। तो ये ऑल टाइम हाई हो सकता है वन। अच्छा, 52 वीक हाई एक पॉपुलर अभी कॉन्सेप्ट है इस थियरी के लिए, जो ठीक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, तो हम उसी प्रिंसिपल को कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ फाइन। तो हम कहते हैं 52 वीक हाई ब्रीच करे स्टॉक में तो वो उसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है इस थियरी का वो मीट होता है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है कि कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई अपना ब्रीच करे। अब एक काम करते हैं, इस 52 वीक को हम डेली में कन्वर्ट करते हैं। मतलब रफली एक साल में 250 कैंडल होता है। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि कोई भी स्टॉक जो है वो अपना 250 डे हाई क्रॉस करे। ठीक है। और ये जो हाई है ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। राइट। सो सेकंड रिक्वायरमेंट है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। अब थर्ड रिक्वायरमेंट है कि एक बार ये ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम हो जाए, देन अगले 3 दिन तक ये हाई क्रॉस ना हो। मतलब अगले 3 कैंडल्स का हाई इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई प्राइस के नीचे ही ट्रेड होना चाहिए। ये हाई अगले 3 दिन तक क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर 250 डे हाई बनने के बाद 3 कैंडल तक अगर वो हाई क्रॉस नहीं होता है तो हम इसको कहते हैं सी। अब एक काम करते हैं, इस सी से, जो सी इस कैंडल का हाई पॉइंट है, वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। करेक्ट। तो हमने सी कहां से ड्रॉ किया? 250 डे ब्रेकआउट के बाद 3 कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ, तो वो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके टॉप से हमने लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, जिसको हम कहते हैं सी लाइन। ठीक है। तो ये लाइन बन गया सी। अब एक बार ये सी लाइन बनने के बाद अब हमें देखना है एफ लाइन। तो एफ मतलब क्या? कि एक बार जो लो बन गया वो 3 कैंडल तक वो लो ना टूटे।
प्राइस जो है उस लो के ऊपर रहे अगले 3 कैंडल तक। अगर ये हो जाए तो उससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम कहेंगे एफ लाइन। एफ लाइन हमने ड्रॉ कहाँ से किया हॉरिजॉन्टल? वो जो बॉटम है जो अगले 3 कैंडल तक मेंटेन रहा, वो ब्रीच नहीं हुआ, उस बॉटम से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं एफ लाइन। ठीक है। अब अगर प्राइस ये सी लाइन के ऊपर क्लोज करता है देन वो बुलिश ब्रेकआउट है। याद रखिए क्लोज होना चाहिए सी लाइन के ऊपर। ओके। अब ये दोनों लाइनों को अगर हम जोड़ दे तो बन जाएगा बॉक्स। ये जो सी है ये सीलिंग है, ये एफ जो है फ्लोर है इस बॉक्स का। ठीक है। तो ये है सीलिंग प्राइस, ये है फ्लोर प्राइस, और ये है बॉक्स जिसको हम कहते हैं डारावास बॉक्स। और अगर ये सी के ऊपर ब्रेकआउट हो जाए, अगर क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर हो जाए, तो हम इसको कहेंगे डारावास बॉक्स ब्रेकआउट। यहां पे बाय करना है। क्लियर? अगर यहां बाय करना है तो स्टॉप लॉस कहां रखना है? फ्लोर प्राइस के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखना है। सो ये है डारावास बॉक्स थियरी। करेक्ट। अब डारवास भी जो है वो बिलीव करते थे पिरामिडिंग में। पिरामिडिंग का मतलब क्या है कि जब आप बाय करने के बाद स्टॉक आपके फेवर में आता है तो और ऐड कीजिए। तो विनर में ऐड करने की मेथड को कहते हैं पिरामिडिंग। तो एक बार ये बॉक्स बन गया, आपने फ्लोर प्राइस के पर स्टॉप लॉस रख दिया, फिर अगर ये आपके फेवर में आया ना तो आपने और बाय करना है। तो फेवर में आया मतलब क्या? मान लो ऊपर और एक बॉक्स बन गया, बॉक्स बनने का जो मेथड और रूल्स है वो सेम है। तो अगर वो बन गया और फिर ब्रेकआउट आया तो आप उसमें और ऐड कीजिए। तो इसको कहते हैं पिरामिडिंग। और जब आप नेक्स्ट टाइम ऐड करो तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो नए बॉक्स के फ्लोर प्राइस पे आप ट्रेल कर दो। और अगर प्राइस उसके नीचे चला जाए तो आपका टोटल जो पोजीशन है वो एग्जिट कर दीजिए। तो हमेशा जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो रिसेंट बॉक्स के फ्लोर प्राइस पे होता है। ठीक है। मैंने बुक में ये पढ़ा कि डारावास यूज टू फॉलो पायलट बाइंग मेथड। पायलट बाइंग का मतलब वो पहले थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी बाय करेंगे पहले गो में, एंड देन जैसे उनको लगेगा कि ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, फेवर में आ रहा है, तो वो और ऐड करेंगे। अब आप समझिए मैंने ये 52 वीक को 250 डे में कन्वर्ट क्यों किया? बिकॉज डारवास ने अपने बुक्स में हर जगह 3 डे रिट्रेसमेंट बोला है। राइट। अगर हम 52 वीक हाई ब्रेकआउट फॉलो करते हैं और रिट्रेसमेंट 3 डे का देखते हैं तो ये चार्ट पे फिर ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें वीक को डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब एक्चुअली डारवास है ना, वो कोई चार्ट्स फॉलो नहीं करते थे। वो अपने आप को मेंटल चार्टिस्ट बोलते थे, वो विजुअलाइज करते थे। तो उस टाइम कैसा था कि टेप नंबर्स आते थे, वो नंबर्स को एनालाइज करते थे प्राइस को, तो वो एक वर्चुअल बॉक्स बनाते थे। वो देखते थे कि नया हाई लगा है, फिर रिट्रेसमेंट है 3 दिन का, तो ये एक सेलिंग है। तो इस तरह से वो एक वर्चुअल बॉक्स बनाते थे और वहां पे वो 3 डे रिट्रेसमेंट ट्रैक करते थे। तो समझ में आ गया आपको ये थियरी? अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं और किसी और टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। इसमें इस बॉक्स के लिए हाइट और विड्थ के कोई रूल नहीं है। मतलब स्टॉक जो है वो कितने भी दिन तक उस बॉक्स में रह सकता है, विड्थ कितना भी हो सकता है। और जो डिफरेंस है बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस का, वो डिपेंड करता है कि वो रूल कब मीट होते हैं। तो जो लेंथ भी है वो कितना भी हो सकता है। तो किसी बॉक्स का जो लेंथ ज़्यादा होगा तो आपका स्टॉप लॉस बाइंग पॉइंट से दूर होगा, अगर लेंथ कम है तो स्टॉप लॉस नज़दीक होगा। राइट। सो ये ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है, और ट्रेंड फॉलोइंग में भी ये रेंज ब्रेकआउट मेथड है, जहां पे बेसिकली जो विनर्स हैं वो उसमें ऐड करते हैं हम, और स्टॉक को राइड करते हैं, स्टॉप लॉसेस को राइड करते हैं। जैसे जैसे बॉक्स बनते जाते हैं हम हमारे स्टॉप लॉस ऊपर करते जाते हैं और पोजीशन में बने रहते हैं। हम लोग कहीं उसको बुक नहीं करते हैं जब तक किसी बॉक्स का फ्लोर प्राइस ना ब्रीच हो। तो बेसिकली ये ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है जिसमें हम ट्रेंड को राइड करते हैं और विनर्स में ऐड करते हैं। और अगर उनकी मेथड को मैं समराइज करूं तो इसमें यह है कि आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जो ग्रोथ स्टोरीज हैं, जहां पे अर्निंग प्रोस्पेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। सेकंड है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखिए। जनरली अगर अप ट्रेंड है तो ही आपने बाय करना चाहिए।
तीसरी चीज देखिए कि क्या वो स्टॉक जो है उसका इंडस्ट्री सेक्टर और जिस ग्रुप को वो बिलोंग करता है वो स्ट्रांग है क्या। इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब वो स्टॉक उस सेक्टर में ग्रुप में स्ट्रेंथ दिखा रहा है क्या, परफॉर्म कर रहा है क्या। और चौथी चीज जो है कि प्राइस का ब्रेकआउट जो है वो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको याद रखने के लिए कहता हूँ GERUV। जी फॉर ग्रोथ, ई फॉर अर्निंग, आर फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ, यू फॉर अप ट्रेंड, वी फॉर वॉल्यूम। तो गेरिव करके आप इसको, इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। ये उनकी मेथड थी। अब उस बुक में उन्होंने और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही है जो किसी एक ट्रेडर को काम आ सकती है, जो ओवरऑल उनके एक्सपीरियंसेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने शेयर किए हैं। उन्होंने भी ये बैड फेज हैंडल किए हैं अपने ट्रेडिंग करियर के। किसी एक टाइम में वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा लूज कर रहे थे। एक महीने में उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा लॉस किया था कुछ गलतियों के कारण, और वहाँ से उन्होंने सीखा। उनकी एक खास बात थी कि वो अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते थे। वॉज वेरी इंटेलिजेंट गाय। उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी लिखी है जो उन्होंने गलतियाँ की थी उनसे उन्होंने सीखा। जैसे उन्होंने कहा कि आई हैव नो ईगो इन द स्टॉक मार्केट, मुझे कोई भी ईगो नहीं है यहाँ पे। अगर मैंने मिस्टेक की है तो मैं इमिजिएटली उसको एडमिट करता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं उससे जल्दी सीखता हूँ। और उन्होंने जो मिस्टेक्स में से कुछ लर्निंग लिखे हैं उसमें एक जो खास बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने इतना लॉस करने के बाद ये रियलाइज़ किया है कि मेरे जो ईयर्स है, मेरे जो कान है, वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। मतलब हम जो सुनते हैं बहुत ज़्यादा, वही हमारे लिए नुकसानकारक होता है। वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हम जिसको कहते हैं ना नॉइज़, कि क्योंकि हम किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं कर पाते जब हम बहुत सारा सुनते हैं यहाँ वहाँ का, और वो सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम ये सब सुने, सक्सेसफुल लोगों को सुने, और अगर हम उनसे कुछ लेसन लेके समझ ले चीज़ों को, तो हमारे लिए वो यूज़फुल हो सकता है। उनका जो प्रोफेशन था डांसिंग का, उनके साथ उन्होंने काफ़ी चीज़ें जोड़ी है अबाउट ट्रेडिंग। उन्हें लगा कि इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट होती है, या कुछ एनालॉजी जो है उन्होंने वहाँ लगाई। जैसे उन्होंने कहा एक डांसर अगर बड़ी जंप लेने के लिए पहले जैसे थोड़ा झुकता है, थोड़ा नीचे होता है, इसी तरह से स्टॉक भी एक बड़ी मूव करने के लिए पहले डीप करता है। तो वो रिट्रेसमेंट वाला जो उनका थियरी था, वो थॉट उनका वहाँ से कहीं ना कहीं आया है। तो वो उन्होंने वहाँ पे वो एनालॉजी यूज़ किया है। और एक जगह उन्होंने और इंटरेस्टिंग चीज़ बात करी है कि आप प्रॉफिट कब बुक करते हो। वो कहते हैं अगर मैं परफॉर्म करूं और प्रोड्यूसर्स है वो तब तक मुझे परफॉर्म करने देंगे जब तक मेरे शोज चल रहे, जब तक वो शोज फुल हो रहे, तो वो अगला शो करेंगे ही, वो स्टॉप नहीं होगा। तो जब तक ऑडियंसेस आ रहा है तब तक वो शो चलेगा। अगर इसको कोई भी गेस नहीं कर सकता, अगर कोई पूछे कि ये कितने शो करेंगे तो कोई नहीं कह सकता है। जो भी करेगा उसका गेस सही या रॉन्ग हो सकता है। लेकिन ये शो कब स्टॉप होगा, अगर लोग आना बंद कर देंगे, तो उस टाइम प्रोड्यूसर आगे शो नहीं करेगा और वो स्टॉप करेगा। तो अगर प्रोड्यूसर खाली सीटें देखने लगेगा तो वो शो स्टॉप करेगा। इसी तरह का एनालॉजी उन्होंने ट्रेडिंग में यूज़ किया। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना, ये मूव कहाँ स्टॉप होगा, ये कोई नहीं गेस कर सकता है। जब उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तब हमें एग्जिट करना चाहिए। तो ये स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो वो कब तक ऊपर जाएगा ये कोई गेस नहीं कर सकता है। जब इसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाए तब हमें उसको एग्जिट करना चाहिए। तो उनके लिए वो स्ट्रेंथ का डेफिनेशन ये था कि अगर फ्लोर प्राइस जो है वो रिसेंट बॉक्स का अगर उसके नीचे स्टॉक चला जाए तब हमें एग्जिट करना चाहिए। प्रॉफिट किसी को नहीं पता, स्टॉक को चलने देना चाहिए जब तक वो चल रहा है। और इसी तरह से काफ़ी ट्रेंड फॉलोअर्स ने सक्सेस हासिल की है ट्रेडिंग के बिजनेस में। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम डारवास बॉक्स किसी भी चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ 250 और 3 पैरामीटर बॉक्स, क्योंकि 250 डे का ब्रेकआउट है और 3 पैरामीटर का रिट्रेसमेंट है। क्या हम इसको किसी और टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर हमें थियरी समझ में आई, अगर प्रिंसिपल समझ में आया है, लॉजिक समझ में आया, तो हमने एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ज़रूर। उन्होंने ये जो बुक लिखी थी काफ़ी सालों पहले लिखी थी, अब काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। मैंने जैसे ये चार्ट एक प्लॉट किया, इसमें 50 डे का ब्रेकआउट है और 3 डे का रिट्रेसमेंट है, तो मुझे लगता है 53 भी काफ़ी वर्केबल पैरामीटर है। ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए।
डारवास जो है वो बेसिकली इन्वेस्टर थे, उन्होंने कभी शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं सोचा, और उन्होंने बाद में इसके बारे में बोला भी कि वो कंसिडर कर सकते थे इस चीज़ को, क्योंकि लार्जली उन्होंने बुल मार्केट देखा उस टाइम पे। लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि इसी थियरी को हम रिवर्स भी तो अप्लाई कर सकते हैं, कि जब नया लो बने, लेट्स से 250 डे का, या हम इस पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं, तो नया लो बने तो तब शॉर्ट सेल करना है, तो शायद वो रिवर्स सेलिंग हो गया। और अगर उसका रिवर्स फ्लोर ब्रीच ना हो, तब तक वो स्टॉक बेरिश है, तो हम स्टॉप लॉस वहां पे रख सकते हैं, राइट। तो ये हमने कोशिश की है ट्रेड पॉइंट में बनाने की, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अगर मुझे कोई चीज़ पता है और वो ट्रेड पॉइंट में अच्छे से हम डेवलप ना करें तो क्या फ़ायदा है, तो हमने ट्रेड पॉइंट में ये डारवास बॉक्स स्कैनर डेवलप किया है ट्रेड पॉइंट वेब में। तो अगर अब आप जाओगे ट्रेड पॉइंट वेब पे और स्मार्ट स्कैनर सेक्शन में डारावास बॉक्स स्कैनर सिलेक्ट करोगे, तो आप ये स्कैनर रन कर सकते हो किसी भी ग्रुप के ऊपर, जैसे लेट्स से निफ्टी 500। और यहाँ पे आप ब्रेकआउट पीरियड चेंज कर सकते हो, हमने 250 और 3 डिस्कस किया है, राइट। आप यहाँ पे कोई और डाल सकते हो, जैसे 50 पीरियड। आप रिट्रेसमेंट बार भी चेंज कर सकते हो, इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, डेली, वीकली, मंथली। और आपके पास 2 ऑप्शंस है, ब्रेकआउट और सीलिंग। ब्रेकआउट सिलेक्ट करोगे तो वो स्टॉक्स का लिस्ट दिखाएगा जहां पे वो ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश या बेरिश, तो हम बेरिश बॉक्स भी यहाँ पे प्लॉट करते हैं। और सीलिंग मतलब जो हमने सीलिंग का क्राइटेरिया डिस्कस किया, अगर वो मीट होता है तो वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिखाएगा। तो सीलिंग मतलब जैसे आप ब्रेकआउट होने के बाद एटलीस्ट 3 बार्स तक उसका हाई अगर ब्रीच नहीं होता है तो सीलिंग फॉर्म होता है, तो वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आपको दिखाएगा। ठीक है, ये चार्ट देखिए, मैंने डारवास बॉक्स थियरी को पॉइंट एंड फिगर चार्ट में भी इम्प्लीमेंट करके देखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव प्राइस पैटर्न्स है जो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। काफ़ी कुछ है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, मैं इसको सेपरेटली डिस्कस करूँगा। जो लोग इस चार्टिंग मेथड को समझते हैं वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ये चीज़ों को एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए, और इसके लिए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। चीज़ को समझ के देन उसको बहुत तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है, अपने तरीके से उसको ट्रेड किया जा सकता है। जो ज़्यादा ज़रूरी है, किसी सिस्टम को बोरो किया जा सकता है, कन्विक्शन को नहीं किया जा सकता, वो डेवलप करना पड़ता है। जाते जाते एक बात और बुक की कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक बात रियलाइज़ की कि कंसिस्टेंट विनर अगर बनना है और कंसिस्टेंट सक्सेस अगर हासिल करनी है इस बिजनेस में, आपके जो विनिंग ट्रेड होते हैं वो आपके लूजिंग ट्रेड से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब जब आप प्रॉफिट बुक करो तो वो ज़्यादा होना चाहिए, आप लॉस बुक करो उससे। तो जैसे हम सिंपल बार बार सुनते हैं, आपने हर जगह सुना होगा, वही एक लाइन है, कट योर लॉसेस राइड योर विनर्स। सो आप देखिए, आज से करीब उन्होंने 60-70 साल पहले यही चीज़ एक्सपीरियंस की थी, आज भी हम यही बार बार कहते हैं और फिर भी आज भी उसको करना डिफिकल्ट है। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक प्रीमाइस है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वही चीज़ें दोहराई जाती है, क्योंकि जनरेशन्स चेंज होती है, साइकोलॉजी चेंज नहीं होते। 5000 साल पहले भी लोग कुछ चीज़ें जैसे सोचते थे आज भी वैसे ही सोचते हैं। इंसान आज भी वैसे ही सोचता है, डर और लालच वही है, इमोशंस भी वही है। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके फीडबैक शेयर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया है तो ऐसे डिफरेंट थियरीज पे और इंडिकेटर्स पे मैं और वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।